नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार में फिर से एक बार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 10,000 प्लस पदों पे वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन इसमें सभी को इस फॉर्म में अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा इसका डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे क्वालिफिकेशन इसका क्या रहने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है और इसका टाइमिंग क्या रहने वाली है, क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके मन में क्या डाउट है, उसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मिनिमम मांगी गई है आपसे कि आप मैट्रिक पास होनी चाहिए, यानी कि आपने क्लास अगर 10th पास किया है तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक साफ तौर पे एक बात कही गई है कि यदि आपके पास अगर इंटर पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पीजी किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपने अगर प्रमाण पत्र अगर इसमें लगाते हैं तो सबसे पहले इनको जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा होता है, इनमें सबसे पहले आपको इसमें अधिकार जताया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति है जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और कोई व्यक्ति है जिसके पास इंटर का सर्टिफिकेट है और दूसरा कोई व्यक्ति है जिसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देने वाली है वो ग्रेजुएशन के छात्र को दिया जाएगा। यानी कि जिसने ग्रेजुएशन पास आउट किया है उसको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल मांगा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें दूसरा कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो आपके पास निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जो होगा, वो आवासीय प्रमाण पत्र आपको इस वैकेंसी जब आएगा तो आपको इसमें लगानी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। तो जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए भी कहा गया। जाति प्रमाण पत्र आप आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू होता है, चाहे जाति प्रमाण के साथ साथ आपके पास क्रीमिलियर प्रमाण पत्र है तो भी लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अगर एज का रिलैक्सेशन लेना है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगाइए, अन्यथा आप नहीं भी लगाएंगे तो इससे कोई आपसे जरूरी नहीं होगा। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए लागू होता है और जाति प्रमाण पत्र जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पर दोस्तों कहा गया है कि अगर आपके पास इसमें अगर अपने सेविका के रूप में अगर वर्क किया तभी आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर आपने अगर वर्क नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो आंगनबाड़ी सेविका से महिलाएं और पर्यवेक्षिका जो अनुबंधन के पद पर नियोजन करेंगे उनके लिए क्या क्या इसमें कहा गया है। तो अब ये तो केवल आंगनबाड़ी सेविका से हो, यानी कि अपने आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम अपने 10 वर्ष का अगर काम किया है तो आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले भी बता चुका था। और कहा गया कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही में अगर आप बिहार के हैं तो बिहार राज्य के जिस जिले से अगर जहाँ पे वैकेंसी निकली है उसी जिले से आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी अलग जिले से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम छाट दिया जाएगा, यानी कि आपको इसमें से नहीं जॉब के लिए आप एप्लीकेबल मांगा जाएगा। और कहा गया है साफ तौर पे कि अभ्यर्थियों भागलपुर जिला की स्थायी निवासी होना चाहिए और इसके लिए अनुमंडल प्राधिकार के द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र इसलिए आपसे मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो मैट्रिक जो पास है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है, पहले जनवरी से 10 वर्ष का कार्यकाल आपके पास होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी तक आपने 10 साल तक काम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा भी खास तौर पे कहा गया कि आपके पास अगर 21 साल एज है तो आप 21 साल से मिनिमम आपको, अगर 21 साल का एज है तो मिनिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा गया कि अधिकतम उम्र के लिए आपको 45 वर्ष का इसमें टाइम दिया गया, लेकिन इसमें साथ ही में आपको 11 वर्ष का इसमें छूट भी दिया गया। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप इसमें 11 साल और इसमें दिया गया है, जिसमें से आपको अगर बात करें तो 45 साल प्लस 11 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे निम्नलिखित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे, यानी कि जहां से आपको इसमें अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो वांछित सूचनाएं में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री को ही मान्यता इसमें दी जाएगी, अन्यथा किसी और विभाग के द्वारा इसमें कोई मान्यता आपको नहीं मिलेगा। फिर कहा गया कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, अंतिम तिथि एक ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र पर मान्य रहेगा और आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विविध अनुमानित प्राप्त की गई हो तो आवेदिका को अनुमानित प्राप्त करने का पत्र संलग्न इसमें लगाना पड़ेगा। और जो मैट्रिक की जो परीक्षा का जो प्राप्तांक है वो निकालते समय आपको एक्स्ट्रा विषय को अंक नहीं जोड़ना है। जैसे आपको
जो कंपलसरी विषय होगा उसी को देना है, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट को नहीं देना है। जैसे कि आपको इसमें इंग्लिश ऑप्शनल में रहता है तो आपको जो इंग्लिश का जो मार्क्स होगा उसको इसमें ऐड नहीं करना है, बाकी जो चारों सब्जेक्ट होगा उसको आपको लेकर के चलनी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कहा गया कि प्रत्येक अभ्यर्थियों को उच्चतर परीक्षाओं जैसे कि इंटर, स्नातक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार और प्राप्त अभ्यर्थी को मार्गदर्शक में निहित प्रावधान के आलोक में बोनस अंक भी इसमें दिया जाने वाला है दोस्तों। और प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की जो निरंतर सेवा के लिए 10 अंक इसमें दिया जाएगा, यानी कि आपने अगर 10 साल तक अगर काम किया है तो आपको इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल तक काम किया है तो 2 साल के लिए आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा दोस्तों। फिर कहा गया कि विभिन्न स्रोतों में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर आपको एक अंतिम मेघा सूची बनेगा, यानी कि अंतिम में एक योग्यता सूची आपको बना करके मिलेगा, जिसमें आपको जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आपको रिक्त पदों के लिए सर्वाधिक मेधा अंक प्राप्त करने वाली सेविकाओं का नियोजन इसमें पहले किया जाएगा और पर्यवेक्षिका के पद पर भी किया जाने वाली है। यदि 2 सेविकाओं को समान मेधा अंक अगर मिलता है तो उनकी जो अधिक आयु वाली सेविका के ऊपर रखा जाएगा। अगर मान करके चलिए कोई अभ्यर्थी है जिसको अगर 20 में 20 अंक मिल गया तो जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा उसी को इसमें सबसे पहले चयनित किया जाएगा। और दोस्तों कहा गया है कि अनियमितता के आरोप में चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होंगी और उप सचिव समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के आधार पे आपको अनुबंध महिला पर्यवेक्षिका का नियत जो मानदेय रहने वाली है वो दोस्तों 25,000 रहेगा, यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों वो 25,000 पर रहेगा। और इसमें साथ ही में आपको इसमें भत्ता के रूप में इसके अतिरिक्त आपको 120 रुपया मिलेगा प्रति आंगनबाड़ी केंद्र यात्रा भत्ता के रूप में, और अधिकतम जो है 9,000 प्रति माह आपको मिलेगा निर्धारित जो इसमें रहता है वैसे। और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी इसमें देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तो विज्ञापन एवं सेवा शर्तों में जो भी कहा गया है वो संयुक्त समाज के दिनांक इतना के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो SLP का जो दायर किया गया पारित आदेश के फलाफल से प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के तहत में इसमें जो होने वाली है एज में जो भी रिलैक्सेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के अनुसार है उसी के अनुसार होगा। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम जो आपकी रहने वाली है वो 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास अगर 12वीं का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें प्राथमिकता सबसे पहले दी जाने वाली है। और जो अनुभव का जो था तो अनुभव जो महिला अभ्यर्थी को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम 10 वर्ष का तो कार्य अनुभव होना ही चाहिए, तभी आप इसमें सबसे ज़्यादा इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको अनुमानित किया जाएगा। और निवास स्थान की बात करें तो केवल इसमें बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी उन्हीं के लिए इसमें फॉर्म निकाला गया, बाकी किसी भी अदर स्टेट के जो लोग हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और खास तौर पे कहा गया कि बिहार राज्य में जिस जिले से वैकेंसी निकाली गई है उसी जिले के आवेदक ही इसमें वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे। और किसी और जिला के अगर लोग अगर अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसमें से हटा दिया जाएगा, यही इसमें कहा गया है। आयु सीमा का जो खेल है न्यूनतम तो 21 साल रहेगा ही, और साथ में आपको 45 साल का छूट भी दिया जा रहा है, यानी कि 45 साल इसमें लास्ट एज है और इसमें आपको 45 प्लस 11 से 11 साल का आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और इसमें अगर बात करते हैं कुछ जरूरी दस्तावेज की यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट की, तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि ओरिजिनल, अगर नहीं है तो आप इसमें जब लगाइएगा तो ओरिजिनल ही आपके पास एक होनी चाहिए। और जो 10वीं का जो मार्कशीट है दोस्तों, 10वीं का मार्कशीट आपको सबसे पहले इसमें लगाना और प्रमाण पत्र, क्योंकि इसमें 10वीं जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो 12वीं पास स्नातक का प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगाइए, अन्यथा आप नहीं भी लगाएंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही में आपको इसमें एक आय प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आपको आय प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाना आता है तो आप इसमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाता है, उस पर एक वीडियो भी ला दूंगा। अगर जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू अगर होता है, यानी कि आपको सीधे अगर समझिए कि आपका एज है, अगर आप 45 साल से ऊपर अगर हो गए हैं तो आपको अगर चाहिए कि हमको एज रिलैक्सेशन लेना है तब इसमें आप जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा, नहीं तो आप इसमें नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट कहा गया है दोस्तों कि निवास प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दोस्तों है इसमें निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इसमें इससे पहचान होती है कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। अगर मान करके चलिए कि आप किसी और जिले के हैं और दूसरे जिले में अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपको इसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर कोई मान के चलिए कोई वैशाली जिले का आवेदक है और वो कैमूर जिले में जाकर के फॉर्म अप्लाई कर देता है तो उसको आवेदक को इसमें रीअप्लाई का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा तो इसमें छाट दिया जाएगा। फिर इसमें कहा गया कि एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए दोस्तों। पासपोर्ट साइज फोटो होने का इसमें बहुत ही बड़ा
इसमें कारण है क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसमें आ पाएंगे। फिर नेक्स्ट इसमें कहा गया कि आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। सक्रिय ईमेल आईडी का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि मैंने एक केस में आया था कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप दे दिए और बाद में पता चला कि उसमें कोई रिचार्ज ही नहीं है, कभी वो सिम बंद रहता है, तो आपको इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें जब भी कोई आता है इसमें आएगा आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन को टाइम पर चेक करना है कि अगर कोई इसमें अगर आपको मान के चलिए कोई दिक्कत आती है तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको एसएमएस से पता चल जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर गलत दीजिएगा या फिर ईमेल आईडी गलत दीजिएगा तो आपको इसमें कुछ नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्या इसमें सुधार करना है। सो अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ICDS का अप्लाई का आपको इसमें लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप गूगल पर सिंपली जाकर सर्च कीजिएगा ICDS आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, तो आपको इसमें एक फॉर्म खुल जाएगा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन का इसमें क्लिक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें सिंपली आपको नाम, पता और मोबाइल नंबर सब पूछा जाएगा। तो आप इसमें जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल नंबर सब डाल दीजिएगा। तो उसके बाद एक सबमिट का बटन आएगा। इस सबमिट के बटन को क्लिक करने के बाद जो सबमिट का जो बटन है उसको डालने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है कि ICDS के जो वेबसाइट है उस पर आपने रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद जो आपको इसमें अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा उस पर जाके आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो बता देनी है, जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि आधार कार्ड का मार्कशीट, फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर फोटो, ये सब आपसे मांगा जाएगा तो आप इसमें डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद कहा गया कि आपको आवेदन को पूरा से फिर से जांच कर लेने की जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगाया है वो रियल है या फेक है। अगर आपने इसमें अगर मान के चलिए कि आपसे कोई गलती से कोई मिस्टेक हो गया, कहीं पे आपको नाम में अगर मान लीजिए कि स्पेलिंग में अगर गलत हो जाता है तो आप जा करके वहाँ से एक बार सुधार कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में अगर जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपको इसमें सुधार का ऑप्शन नहीं दिखता है। इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से जाँच कर लीजिएगा अप्लाई करते वक्त। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें दिखेगा एक प्रिंट आउट का ऑप्शन। तो आपको प्रिंट आउट एक हार्ड कॉपी वाला ले लेनी, जैसे कि आपके पास अगर मान के चलिए कि फोन में रहता है तो हो सकता है कि यह कभी डिलीट भी हो जाए, इसलिए आप इसमें एक हार्ड कॉपी अगर ले लीजिएगा तो आप ही का इसमें फ़ायदा होने वाली है, ताकि बाद में अगर खो भी जाए तो आपसे कोई बड़ा इसमें झंझट नहीं होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कि आवेदन प्रक्रिया जो होने वाली है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी और इसमें कोई भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लगने वाली है, ना फॉर्म फीस लगेगा और ना ही आपको किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहले भी हो चुका है कि आपसे बहुत ही लोग कहते हैं क्या कि मैं आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में जॉब लगवा दूंगा, सेविका में जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे कुछ पैसे दें। 10,000 5,000 रुपये लेता है, लेकिन ये सब पूरा तरीके से फेक हो चुकी है, क्योंकि ये सब पहले होता था, अब बिल्कुल भी ये सब ऑफलाइन में कोई भी वर्क नहीं होता है। जो भी वर्क आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे ऑनलाइन में ही वैकेंसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर देखूंगा कि उसमें क्या करना है। लेकिन आपको पैसा बिल्कुल भी किसी को नहीं देना है, यह मेरा फाइनल और एक मेरा पर्सनली सजेशन आप लोगों को रहेगा। और इसमें जो भी होगा सभी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको डॉक्यूमेंट सत्यापित होने चाहिए और सही तरीके से आप लगाइएगा। जो आवेदक का समय सीमा के भीतर ही आपको आवेदन करनी है। अगर आप इसमें गलत जानकारी भरते हैं तो गलत जानकारी के भरने के स्वरूप आपको इसमें आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इसमें आपको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो सही सारा फॉर्म लगाइएगा। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में एक डाउट आता है कि इसमें इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 10वीं पास, कोई भी 10वीं पास चाहे आप कहीं से भी पास किए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अनुभव 10 साल का कम से कम तो होना ही चाहिए। और आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी और आवेदन की जो प्रक्रिया किसी भी प्रकार का ऑफलाइन वर्क नहीं होगा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या इस भर्ती में आवेदन शुल्क लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी कुछ भी इसमें नहीं लगता है, आपको इसमें आवेदन शुल्क ना लगता है। लेकिन अगर आप फॉर्म अप्लाई अगर कहीं से साइबर कैफ़े से करते हैं तो आपको हो सकता है कि 50 रुपये साइबर कैफ़े वाला ले लें, अन्यथा आपको साइबर कैफ़े अगर खुद से अप्लाई करते हैं तो साइबर कैफ़े का भी आपको खर्च बच जाएगा, इसलिए आप खुद से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर कहा गया कि इस भर्ती में जो आयु सीमा है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। सो दोस्तों ये थी बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 की पूरी जानकारी और सही जानकारी। अगर आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं तो समय को बर्बाद मत करिए और तुरंत अप्लाई करें और डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है।
याद रखिए यह मौका बार बार नहीं आता है और इस बार कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी अनुमानित है और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। उम्मीद है कि आने वाली महीना में यह संख्या बढ़कर 10,000 प्लस पोस्ट पे तो हो ही जाएगी। इसलिए चैनल को सरकारी अपडेट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अप्लाई कर सके। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मन में आपको सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसमें अगर कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पूरी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं और कुछ सुधार कर सकता हूं तो आप हमें बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो में और क्या सुधार कर सकता हूं। अगर आपको किस अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो आप ये भी बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।